हेलो गाइस, मेरा नाम राजीव प्रजापति है। मैंने कल क्लास लिया था। क्लास कैसा लगा था आप लोग को? होप कि अच्छा लगा होगा। तो मैंने कल पढ़ाते समय थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो उसमें पहले जो क्लास लिया था ना, तो उसमें जो पूरा अवधारणा लिखा था तो वो गलत था। यानी कि ये जो लिखा था ना, ये गलत होता है। पूरा अवधारणा ऐसे लिखा जाता है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे उस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था मैंने, और मैं उसमें अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको देना भूल गया था। तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन में है भाई कि मेरा जो बेसिक शिक्षा हुआ है, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मिशनरी स्कूल से हुआ है। मिशनरी स्कूल जानते होंगे, जो क्रिश्चियन लोगों का होता है। इतिहास में इसको यदि खंगालेंगे तो इतिहास में जो गुरुकुल पद्धति था, जब अंग्रेज आए थे तो गुरुकुल पद्धति को हटाकर इसी शिक्षा को बढ़ावा दिया था उन्होंने, लॉर्ड मैकाले। आगे इसको पढ़ाऊँगा मैं। और इसके बाद 8 तक यहाँ पढ़ाई किया था। इसके बाद ये स्कूल यहीं तक था ही। फिर उसके बाद मैंने 9th से 12th तक पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल में किया था। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ही अच्छा था और प्राइवेट स्कूल उतने अच्छे आए नहीं। तो ये नेशनल इंटर कॉलेज नाम से एक स्कूल था, तो वहाँ मैंने 9th से 12th तक पढ़ाई किया है। फिर उसके बाद एक आध 2 महीने प्रिपरेशन करके यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ से बीए किया है एंशिएंट हिस्ट्री से। ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में। और उसके बाद बीएड भी यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही किया हूँ। और एमए मैंने राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से किया हूँ, जो इलाहाबाद में है। और फिलहाल मैं यूजीसी नेट के लिए पेपर दिया हूँ। अभी उसका रिज़ल्ट अभी आप होल्ड है, अभी परसिंग में है। चलिए, ये तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। और मैंने कल की वीडियो में हिस्ट्री पर चर्चा किया था। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का क्या फ़ायदे हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री क्यों इरिटेटिंग लगता है, इस सब पर मैंने कल चर्चा किया था। आज चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री आखिर है क्या, हिस्ट्री शब्द क्या बना है, किससे बना है। हिस्ट्री में ये देखा जाए तो हिस्ट्री क्या है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है। चलिए पहले हिंदी वर्ड देखते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग को हिंदी समझ में आता है ना। इतिहास आप लोग को पता होगा क्या कि कौन सा शब्द हो सकता है? नहीं पता होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं पता होगा। चलिए इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो इति तो पता होगा। और संधि विच्छेद करने वाले हास को अलग करेंगे, लेकिन हास अलग नहीं होता है। यहाँ पर ह अलग होता है और प्लस आस होता है। आई बात समझ में? इति का मतलब है कि जो समाप्त हो गया है, जो बीत गया, ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप लोग कहते होंगे ना कि इति श्री, मतलब कि यज्ञ जैसे समापन हुआ तो इति श्री, यानी कि यज्ञ समाप्त हो गया। वो भी नहीं तो 10 के गणित में पढ़े होंगे प्रमेय, तो लास्ट में लिखते होंगे कि जब आ जाता है आंसर तो लिखते हैं कि इति सिद्धम। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। हाँ, इति सिद्धम, यानी कि यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। सीबीएसई वाले लिखते हैं प्रूफ, तो वहीं इति सिद्धम, यानी कि यहाँ लास्ट में यह समाप्त हो गया। अब ह का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ह का मतलब होता है कि निश्चित रूप से, जैसे कि मान लें कि शादी वगैरह में गए तो खाना, किसी पूछेंगे खाना खा लिए आप, कि हाँ खाना खा लिए। मतलब कि वो निश्चित रूप से क्या कर लिया है, खाना को ग्रहण कर लिया है। यानी कि जो है वो वास्तविक है,
यानी कि वो घटना घट चुकी है, वास्तव में घट चुकी है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि यहाँ का वास्तविक रूप आएगा कि जो वास्तव में घटित हुआ हो। ठीक है। आस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो था, यानी हुआ था, यानी कि ये पास्ट को इंडिकेट करने लगेगा, जो हो चुका है। ठीक है। और ये शब्द कहाँ से आ जाएगा? ये शब्द कौन सा बन जाएगा? ये शब्द जो है, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। कहा जाता है ना, संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। क्या है? जननी। इंग्लिश भी इसी से निकलती है, हिंदी भी इसी से निकलती है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, ये तो हम लोग हिंदी में देख लिए। हिंदी में इंग्लिश में आ जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया होगा? नहीं पता होगा? इसको नोट करते जाइए, जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, वैसे वैसे अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए कि कभी भी देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो जो हिस्ट्री है ना, ये हेरोडोटस, जो इतिहास के पिता हैं, हेरोडोटस को क्या कहा गया है? इतिहास के पिता। यानी कि इतिहास के पिता कौन है? हाँ, इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस की एक बुक है। बुक का नाम है क्या? हिस्टोरिका। ये शब्द हिस्टोरिका, इस बुक हिस्टोरिका से हिस्ट्री को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया है। आएगा समझ में? और ये जो हिस्टोरिका शब्द है, ये कौन सा भाषा से है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो कहेंगे ग्रीक कहाँ है? तो आप लोग ओलंपिक देखे होंगे। ओलंपिक कभी देखे हैं? 4 साल में ओलंपिक होता है। 1896 में शुरू किया गया था। तो उसी के यानी कि पड़ोसी देश है ये ग्रीक। अब उसको ग्रीक के नाम से शायद जानते हैं। और एथेंस इसकी राजधानी, एथेंस इसकी क्या है? कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको। हिस्ट्री, अब शब्द कोई भी पूछेगा कि ये हिंदी में बताइए क्या है, हम इंग्लिश में यदि हिस्ट्री पूछ दिया तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? इतना तो समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसको हिस्टोरिका जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है आप लोग का खोज, पड़ताल। ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। चलिए, मिटा दें इसको। अब आप लोग कहेंगे कि सर कोई परिभाषा वगैरह बता दीजिए कि परिभाषा से थोड़ा सा ठोस उसकी वैल्यू ठोस बन जाती है। वैल्यू ठोस का मतलब कि आप किसी को यदि बताना चाहेंगे तो किसी के अनुसार यदि उसका परिभाषा बता दिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। कोटेशन जैसे दे दिए कि किसी इतिहासकार ने कहा है कि
इतिहास कैसे है। ऐसे तो इतिहास बता सकते हैं कि इतिहास बीते हुए कल का अध्ययन है, लेकिन कुछ विद्वान होंगे जो कुछ परिभाषाएं गठित किए होंगे। तो एक आध दो विद्वान को लिख लेंगे, जैसे कि हेरोडोट्स। पहले हेरोडोट्स को ही याद रखते हैं, हेरोडोट्स ने क्या कहा है। हेरोडोटस के अनुसार क्या है इतिहास। इतिहास अतीत की घटनाओं का ऐसा खोजपूर्ण वितरण है। इतिहास ऐसा खोजपूर्ण विवरण है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकती हैं। और मनुष्य के महान कार्यों को न भुलाया जा सकता है। और मनुष्य के महान कार्यों को न भुलाया जा सकता है। ये कोटेशन में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा में दूसरा परिभाषा लिख लीजिए। दूसरा परिभाषा में हो जाएगा आरजी कलिंगवुड। आरजी कलिंगवुड ये सब इतिहासकार हैं के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। अतीत में इंसानों ने क्या क्या किया और क्या सोचा। क्या सोचा उसका ही अध्ययन है। ठीक है। हेरोडोट्स एक इतिहासकार हो गए। दूसरा आरजी कलिंगवुड हो गए। तीसरा इतिहासकार आपके इंडियन से ले लेते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम सुना होगा, सुने कि नहीं सुने? सुने। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्ण, ये तमिलनाडु के थे। इनका जन्म 1888 में हुआ था और ये इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सेकेंड क्या थे, राष्ट्रपति थे। आया समझ में? बगल बगल में लिखते जाओ जो जो नहीं आ रहा है, इसके बगल में इस तरह तीर निकालो और लिखते जाओ। ये कहते हैं कि स्मृति के बिना, स्मृति के मतलब कि याद, जो पिछली जो बात याद है, स्मृति के बिना कोई भी राष्ट्र का पहचान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये परिभाषा इसलिए लिखवा दी है कि आप लोग को जैसे कहीं भी कोटेशन देना होगा, इतिहास आ गया कि इतिहास क्या है, तो आप लोग ये तीनों कोटेशन में से कोई भी यदि हल्का फुल्का याद रहेगा तो आप इसे रिलेट करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो परिभाषा हो गया। अब सिंपल लैंग्वेज में क्या समझेंगे इसको कि हिस्ट्री आखिर है क्या। तो हिस्ट्री क्या है अपनी भाषा में समझे। ये तो इतिहासकारों का था, इतिहासकारों को कोटेशन देके हम लिखेंगे भाई, कभी भी पेपर में लिखने के लिए आ गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, तो इसमें आंसर राइटिंग के लिए आता है, तो इसमें तो लिखना पड़ेगा, तो ये हमको देना ही देना है। लेकिन इतिहास क्या है, सबसे तो पहले अतीत की घटनाओं, चलिए अपने से भी इतिहास बना सकते हैं कि क्या परिभाषा हो सकता है। सबसे तो पहले क्या हो जाएगा, अतीत की घटना। अतीत की घटना, अतीत की घटना का मतलब जो पीछे घट चुका है, जो टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, जो पीछे होता जा रहा है, यानी जो टाइम पास्ट होता जा रहा है, वो सारे के सारे किस में कंक्लूड होंगे, इतिहास में। चलिए पहला, फिर इसमें क्या इतिहास को ऐसे ही जैसे भी कहीं से उठा सकते हैं, नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए कि एक के बाद एक, मतलब कि एक घटना के बाद एक घटना सब समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो क्या मतलब निकलेगा, क्यों हुआ, अब उसकी बैक में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, हाँ, तो वो सीक्वेंस उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या लिख दें इसको, क्रोनोलॉजी, यानी कि क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जो भी बात कहेंगे यानी कि साक्ष्य के एविडेंस के तौर पर कहेंगे। ये नहीं कि कोई भी कहानी बना दे कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ऐसे नहीं चलता है इतिहास। इतिहास को दिखाना पड़ता है कि नहीं ये है, हाँ, प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये अभिलेख मिला है और ये अभिलेख कार्बन डेटिंग के अनुसार इस समय का दर्शा रहा है और ये लिखा हुआ उसी समय का कोई न कोई तामपत्र है या अभिलेख है या मृदभांड है, कुछ भी है, या सिक्का है,
तो उस समय के पीरियड को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एविडेंस जब तक नहीं देंगे तब तक आप इतिहास, उस फैक्ट को, उस तथ्य को इतिहास कहने के लायक नहीं है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए तो आप लोग इसका परिभाषा भी बना सकते हैं कि अतीत की वो घटना जो क्रमबद्ध और साक्ष्य के आधार पर हो, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो जनरली परिभाषा हो जाता है। तो ये इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है, उसके हिंदी में भी समझे, इंग्लिश में भी समझे, परिभाषाएं भी देख लिए। अब आगे देखेंगे कि ये आखिर एविडेंस होता है तो एविडेंस को कैसे सही माना जाता है ना? एविडेंस को कैसे सही माना जाएगा? तो इसके लिए देखो चरण अपनाए जाते हैं। इतिहास कैसे सही माने। इतिहास को कैसे सही मान सकते हैं? सबसे तो पहले कहीं ना कहीं से जानकारी लेंगे, सोर्स लेंगे ना, जानकारी लेंगे, सोर्स लेंगे, यानी कि स्रोत, कहीं से ना कहीं से इसका सोर्स होना चाहिए। ठीक है, बिना सोर्स के तो नहीं हो पाएगा। तो पहला चरण क्या होना चाहिए इतिहास का? फर्स्ट चरण में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्रोत लेंगे। अब स्रोत भी दो प्रकार का स्रोत होता है। पहला स्रोत क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड, इसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत, और इसको द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, और एग्जाम्पल से ही समझा देंगे इसको। प्राथमिक स्रोत में क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत में ये है कि जो एविडेंस सीधे तौर पर लिया जाए। ठीक है, जैसे कि जो भी अभिलेख मिल गए, जो भी पिक्चर मिल गया, जैसे मान लो कोई घटना घटा, जैसे कि जा रहे थे साइकिल से गिरे, तो तुम वहाँ पर गए, फ़ोटो लिए, तो फ़ोटो तुम्हारा क्या हो गया वहाँ पे? हाँ, सोर्स हो गया। कौन सा सोर्स हो गया? प्राथमिक सोर्स, जो डायरेक्ट तुम वहाँ से सीधे डायरेक्ट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या सोर्स आ सकते हैं? तो जैसे कि आप अभिलेख हो गया, अभिलेख, जो फोटो हो गया, या सिक्का हो गया। सिक्का जानते हैं ना? हाँ, अभिलेख, जो अभिलेख होता है ऐसे, अभिलेख का मतलब कि जो पत्थर पे पुराने जब राजा होते थे ना, तो वो अपना जो भी काम करते थे नाम, हाँ, तो नाम लिखवाते थे, तो उसी को यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की तरह लिखवाते थे, तो उसको नाम लिखवाते थे, तो उसी को अभिलेख बोलते हैं। मृदभांड भी हो जाएगा। मृदभांड का मतलब कि जो घड़ा मिलता है, जो भी बर्तन मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी का मृदभांड हो गया, फिर कंकाल हो गया। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राथमिक स्रोत। हाँ, प्राथमिक सोर्स में आ जाएंगे। और द्वितीय स्रोत में क्या आ जाएंगे? जो इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब कि जैसे कि मैंने शोध किया, शोध करने के बाद फिर दूसरा कोई यूज कर रहा है कि वो फलान ने ऐसे कहा था, यानी कि तुम मेरा जो शोध किया था उसको एविडेंस के तौर पर तुम यहाँ पे दर्शा रहे हो। जैसे कि फ़ोटो लिए थे, या फ़ोटो क्लिक किए हो, जो साइकिल से गिरा था, तो फ़ोटो क्लिक किए, तो फ़ोटो कोई सेंड कर दिया दूसरे पर,
यानी कि अब वो फोटो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीय स्रोत। आइए तो समझें, जो बुक भी लिखा गया है, जो दूसरे के द्वारा जो बुक लिखा गया है, किताब लिखा गया है, वो भी किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। इतना बात समझ आएगा। डायरी भी हो सकता है, शोध भी हो जाएगा। शोध का मतलब रिसर्च, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा स्टेप में आते हैं। इसी में पहले स्रोत से कुछ ना कुछ उठा लिए, पता चल गया कि प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत है। दूसरा में क्या करेंगे, जो भी ये स्रोत मिला है, स्रोत का आलोचना करेंगे। आलोचना क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज का मतलब क्या हुआ, क्रिटिसाइज भी दो प्रकार से होगा। कौन कौन से क्रिटिसाइज हो सकता है। क्रिटिसाइज का मतलब कि एवं इसको निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, मतलब कि इसको, हाँ रिसर्च नहीं, इसमें एनालिसिस का मतलब होता है कि इसको तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट को देखेंगे कि आखिर जो कहा गया है सही है कि गलत है, कि ये जाली है। जाली का मतलब कि दूसरे से कोई उठा के, जैसे कि दूसरा कोई ही नहीं छाप दिया गया है। लिखते जाइए इसको, जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। जैसे लिखते जाएंगे ना तो ये आपको ना एक तरह PDF की तरह बन जाएगा और ये दिमाग में हमेशा छपा रहेगा, क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं। जो भी समझते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, तो केवल जब रिवीजन करना होगा तो एक ही बार ससरी निगाह से देख लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है समझने का। चलिए, तो इसमें जो स्रोत मिला है वो कितना प्रमाणिक है, कितना सच है, उसमें ये जानने के लिए यहाँ क्रिटिसिज्म करेंगे इसका। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक बाहरी आलोचना करेंगे और एक आंतरिक। बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी का मतलब कि एक्सटर्नल और आंतरिक का मतलब इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या हो जाएगा कि जैसे कि बाहरी का मतलब कि उसका जो, मान लो कि मृदभांड बना है, मृदभांड का मतलब कि जो घड़ा बना है, घड़ा मिला है मुझको, ये तुम नहीं ना किए कि दूसरे कुम्हार से लेकर गए, गढ़वा के लेकर चले आए, थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी उट्टी छिड़क दिए और कहीं कि ये देखो खोदा तो मैं एक मृदभांड निकल गया, पुराना मृदभांड चला आया। तो क्या इसमें इस स्रोत को ला के यहाँ रखोगे तो ये बाहरी जांच करना ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ, तो यानी कि इसमें क्या क्या बाहरी में आ जाएंगे, तो जाली जो ताम्रलिपि भी जाली कोई बना सकता है। फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन भी, कोई इंस्क्रिप्शन मतलब कि अभिलेख भी कोई जाली लिख सकता है। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? लिख सकता है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो स्याही भी देखेंगे कि स्याही भी कैसा है, भाषा शैली भी देखेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, ये तो जाली। फिर कागज़ भी देखेंगे, किस टाइम का कागज़ है, किस टाइम का स्याही है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि नहीं? देखना पड़ेगा। आंतरिक स्रोत में क्या करेंगे, ये लोग समझ आएगा। बाहरी का मतलब क्या क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सही में जो कह रहा है सही है कि नहीं है। इसको कार्बन डेटिंग से पहचान लेंगे। कार्बन डेटिंग सब में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादा पहचाना जा सकता है, ठीक है। आंतरिक में क्या किया जाएगा, आंतरिक में देखा जाएगा कि आखिर जो बात कही जा रही है इतिहास में वो सच्ची है कि नहीं है, मतलब कि झूठो तो नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि गांव में ना, चाहे कहीं भी, इतिहास अपने आप ही बना देते हैं कि ये देखो ये ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, इमेजिंग की तरह। हाँ, मतलब कि जो कहावते में चलता है ना कि वहाँ भूत था, वहाँ चुड़ैल है, वहाँ डाइन है। तो इसका मतलब क्या है, वो
ना उसके पास कोई एविडेंस है, ना कोई सोर्स है, ना ही उसका आलोचना क्रिटिसिज्म किया गया है। अब यहाँ पे वही देखा जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ठीक है। और इसमें पक्षपात तो नहीं हुआ है। पक्षपात का मतलब बायसनेस, कि मान लीजिए कि इतिहास जो लिखने वाले होते हैं ना, तो वो ज़्यादा जातिवाद से ग्रसित हो गए, तो केवल अपने ही जाति को बढ़ावा दिखाने लगेंगे कि मेरी जाति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी, मेरी जाति बहुत ही ऊपर थी, और मतलब कि पक्षपात करने लगेंगे, सांप्रदायिक रूप में भी करने लगेंगे, या किसी और भी तरीके से वो क्या करने लगेंगे, पक्षपात चालू कर देंगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि कोई दबाव में भी किसी के, मान लो कि दबाव में भी इसको इतिहास को लिखवाया जा सकता है कि नहीं लिखवाया जा सकता? बिल्कुल लिखवाया जा सकता है। जैसे कि मुग़ल काल में आएंगे ना, तो ये बर्नी वगैरह आएंगे, तो इन लोगों को ना दबाव में इतिहास लिखाया जाता था। जो अलाउद्दीन जब खिलजी का शासन काल आएगा, तो उसमें अमीर खुसरो रहेगा, तो उसको दबाव में इतिहासकार की मतलब कि ऐसे ही इतिहास लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मिडिल काल में कुछ इतिहास दबाव में ही, पक्षपात में ही लिखा गया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया तो चलिए अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। ये स्टेप वगैरह समझते जाइए। ये स्टेप जैसे समझ जाएंगे ना, तो आप लोग को समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, इतिहास में भी ऐसे ही नहीं कुछ कहा गया है। केवल समझने के लिए है कि बाकी तो इतिहास में बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठते हैं। तीसरा है कि जो चरण थर्ड में जो उसका संश्लेषण है, एनालिसिस, ठीक है। संश्लेषण का मतलब कि जो पाठ को तोड़ के देखे थे कि कितनी सच्चाई है, क्या झूठा है कि नहीं है, अब सबको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे सबको। अब जो पार्ट को तोड़े थे एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अब सबको क्या कर देंगे, एक ही में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद अब उसको देखेंगे कि किस घटना से ये संबंधित है